पिछली क्लास में हमने आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज उसके आगे के अनुच्छेद पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति। तो आज अनुच्छेद पढ़ाएंगे 71, अनुच्छेद 71। तो इसमें है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है उससे संबंधित जो मामले हैं किस अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 71 में हैं, 71 में। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, अच्छा इसमें 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव से संबंधित मामले हैं। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़ा कोई संदेह या विवाद जांच कौन करेगा? जांच और निर्णय कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा चुनाव संबंधित विवादों की जांच और निर्णय लिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले। चुनाव से संबंधित मामले या उनसे जुड़े किसी संदेह या उनसे जुड़े किसी संदेह या विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। और उसका निर्णय अंतिम होगा। तो इसमें अनुच्छेद 71 में बताया गया राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, क्योंकि मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो इसमें उपराष्ट्रपति को हमने नहीं लिखा, लेकिन इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में दे रखा है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले या उनसे जुड़े किसी संदेह या विवाद। चुनाव संबंधित कोई संदेह है या कोई भी विवाद हो कि जांच कौन करेगा, निर्णय कौन देगा उस पर? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। अगला फैक्ट है सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो उस व्यक्ति द्वारा उस समय तक किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति
के रूप में निर्वाचन को अवैध के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है, घोषित कर देता है, घोषित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो उस व्यक्ति द्वारा के द्वारा उस समय तक किए गए कार्य या शक्ति अवैध नहीं मानी जाएगी, अवैध नहीं मानी जाएगी। तो सर्वोच्च अगर निर्वाचन अवैध घोषित कर देता है, किसी व्यक्ति को अवैध ठहरा देता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं मानता सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उस समय तक वो अवैध नहीं माने जाएंगे, जितने उसने पहले कार्य कर चुके हैं या कर लिया है उसने। फिर अगला पॉइंट है, निर्वाचक मंडल में किसी मौजूदा रिक्त के आधार पर चुनाव को अवैध पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। तो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोग, उसमें अगर कोई रिक्त है या कम है व्यक्ति तो उसके आधार पर चुनाव को अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। तो निर्वाचक मंडल में किसी मौजूदा रिक्त के आधार पर, निर्वाचक मंडल में किसी मौजूदा रिक्त के आधार पर चुनाव की वैधता पर सवाल, चुनाव की वैधता पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, उठाया जा सकता है या नहीं उठाए जाएंगे या नहीं उठाया जा सकता है। तो निर्वाचक मंडल में किसी मौजूदा रिक्त के आधार पर चुनाव की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। निर्वाचक मंडल में रिक्ति थी, इस आधार पर किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। अब आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 इसमें क्या है, 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 72 में है। तो किन मामलों में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो लिख लेते हैं, निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति को क्षमा, लिखित मामलों में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, प्रदान करने की शक्ति है। जो किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं, जो किसी अपराध के लिए दोषी करार
दिए गए हैं। तो कौन ऐसे मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है? तो पहला है, लगभग सब आ जाते हैं इसमें। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में। संघीय विधि के विरुद्ध, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में। तो अगर संघ की विधि के संबंधित कोई अपराध करता है व्यक्ति, उसमें अगर कोई उसको दंड दिया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। अगर सैन्य न्यायालय जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह होता है तो उसमें भी क्षमा प्रदान कर सकता है। तीसरा है यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। कोई भी मामला है, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, कोई भी मामला है जिसमें मृत्युदंड दिया गया है तो उस पर भी वो क्षमादान प्रदान कर सकता है। अब राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से क्या है, स्वतंत्र है। तो इसको लिख लेते हैं एक नोट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से बाध्य नहीं है, न्यायपालिका से वो स्वतंत्र है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है। अब इसमें पहला है क्षमा। राष्ट्रपति कितने प्रकार क्षमा प्रदान करता है, यानी पहली है क्षमा। तो जो क्षमा के अंतर्गत आता है दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। क्षमा के अंतर्गत दंड, जो दंड दिया गया है और उसको बंदी बनाए रखा गया है, बंदीकरण, दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है, दोनों हटा दिया जाता है। इसमें दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोषी को, कोई दोषी है उसको, दोषी को पूर्णतः मुक्त यानी छोड़ दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। जब किसी को माफ़ कर दोगे तो फिर कोई आरोप नहीं रहता है, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर लघुकरण आता है दूसरा, पहला हो गया, दूसरा करते लघुकरण। लघुकरण तो लघुकरण में क्या होता है, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जो दंड का स्वरूप होता है उसको बदलकर कम कर दिया जाता है। इसमें दंड के स्वरूप को
बदल कर कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मृत्युदंड का आजीवन कारावास, तो अभी इसमें बताया इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया गया। तो मृत्युदंड था, उसको किसी को दिया गया था, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, आजीवन कारावास में। और अगर कठोर कारावास किसी को दिया गया तो उसको किस में बदल दिया गया, साधारण कारावास में। तो ये किसके अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, लघुकरण के अंतर्गत। तो लिख लेते हैं, मृत्युदंड का आजीवन कारावास, मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, कारावास में बदल देना। तो क्षमा में पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। और लघुकरण में क्या किया जाता है, अगर मृत्युदंड का आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। अब आता है परिहार। तो जो परिहार है उसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसकी अवधि कम कर दी जाती है। यानी जो दंड था वही रहेगा, बस उसका समय घटा दिया जाएगा। तो परिहार में दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, उसकी अवधि कम करना। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। तो 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। देखो इसमें कठोर कारावास पहले भी था, अब भी है, लेकिन समय क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। किसके माध्यम से, परिहार में। अगला है इसमें चौथा है विराम। तो इसमें किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें शारीरिक अक्षमता है, शरीर से वो अपंग है, अथवा फिर महिलाओं में गर्भावस्था की अवधि में, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, मूल सजा के प्रावधान को विशेष परिस्थितियों में कम किया जाता है। तो इसमें विशेष विराम में विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन इसमें भी सज़ा कम होती है। तो किसी दोषी को देख लेते हैं, किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में
में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। अब इसमें जैसे शारीरिक अपंगता, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। तो सज़ा जो कम की जाती है किसके अंतर्गत कम की जाती है? विराम के अंतर्गत। 5वां है प्राविलंबन। प्राविलंबन इसमें क्या होता है? किसी सज़ा विशेषकर कोई सज़ा है, किसी सज़ा विशेषकर मृत्युदंड, अगर कोई सज़ा है तो किसी सज़ा में कौन सा? विशेषकर मृत्युदंड के लिए अस्थायी रोक लगा दी जाती है प्राविलंबन में। क्यों रोक लगाई जाती है? जिससे उस जो व्यक्ति दोषी है उसको क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय मिल जाए। तो ये प्राविलंबन यानी त्वरित रोक होता है, अस्थायी रोक होता है, जिससे कोई भी जो दोषी है उसको आगे की प्रक्रिया के लिए समय मिल जाए। तो किसी सज़ा विशेषकर मृत्यु दंड, किसमें? विशेषकर मृत्युदंड में, पर अस्थायी रोक लगाना, पर अस्थायी रोक लगाना। तो इसमें क्या किया जाता है? किसी सज़ा पर अस्थायी रोक लगाना किसके अंतर्गत होता है? प्राविलंबन के अंतर्गत होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए, क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए, क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना, समय देना। अच्छा, तो ये तुम्हारी इतनी आधारों के इतनी प्रकारों में राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमादान प्राप्त करता है। एक क्षमा होता है, लघुकरण होता है, परिहार होता है, विराम होता है, प्राविलंबन होता है। अच्छा, ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को भेजता है। अगर आप दया याचिका, एक दोषी जो माना कोई दोषी व्यक्ति है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति को दया याचिका भेजेगा। गृह मंत्रालय उस संबंधित राज्य को भेजेगा जहाँ से वो व्यक्ति है, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। फिर दोबारा वो अगर भेजेगा, गृह मंत्रालय द्वारा दोबारा सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, तो उस पर वो बाध्य होता है निर्णय लेने के लिए। तब जाके आपको दया याचिका यानी उस दोषी को दया याचिका मिलती है। अब इसके आगे के अनुच्छेद अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे।